ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है दीपलाल की। 3 साल पहले वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर शहर आ गया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और 6 साल की बेटी मीना थी। दीपलाल एक ठेकेदार के नीचे काम करता था और बस स्टैंड के पास ठंडे पानी का ठेला लगाया करता था। ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। गर्मी को दूर भगा लो, ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा लो। 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए। चिलचिलाती गर्मी है, सड़कें लगभग सुनसान हैं। इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे हैं। 1-2 ग्राहक भी उसकी दुकान में पानी पीने आते हैं और पानी पीकर चले जाते हैं। लेकिन दीपलाल अपनी आवाज लगाना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में एक हाथ रिक्शे वाला जिसका नाम जगन है, वो उसके पास आता है और अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, अरे दीपलाल, फटाफट ठंडा पानी पिला दे यार भाई। ये ले जगन, ये ले। काम बहुत मंदा है दीपलाल। इस कोरोना बीमारी के कारण लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं भाई। बहुत बुरा हाल है जगन भैया। सुबह से मात्र 20 रुपए कमाए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे में घर कैसे चलेगा। सुनना, कुछ पैसे उधार देना यार, अगले महीने लौटा दूंगा। अरे सबका बुरा हाल है दीपलाल। मेरे पास ये देख, मात्र 50 रुपए है। इसी में दाल और चावल खरीद कर ले जाना है। मैं तो सुन रहा हूँ कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। अरे शुभ शुभ बोल यार, ऐसा हुआ तो सड़क पर आ जाएगा मेरा पूरा परिवार। तभी एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। वो मोबाइल से बातें करते हुए दीपलाल से पानी मांगता है और वो फोन पर बातें करने लगता है। अरे तुम भी कमाल करती हो, टीवी नहीं देखा क्या? 2 दिन बाद फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। तुम सारे जरूरी सामान की लिस्ट भेज दो, मैं शाम को सब लेता आऊंगा। दीपलाल ने जैसे ही ग्राहक के मुंह से लॉकडाउन की बात सुनी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। ना तो घर में 2 दिन से अधिक का राशन था और ना ही इतने पैसे थे कि वो कुछ दिनों का राशन खरीद ले। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से ये बात बताई। लॉकडाउन की बात सुनकर उसका चेहरा भी उतर गया। हे भगवान, फिर से लॉकडाउन, अब क्या करेंगे हम लोग? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कमला। हम गरीबों की भगवान वैसे ही हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। इस बीमारी ने तो लगता है हम गरीबों को भूखे मारने का सोच लिया है। रात को सोते वक्त दीपलाल फिर से अपनी पत्नी से बातें करता है। कमला, घर में खाने की चीजें लगभग खत्म हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद तो काम भी ठप ही हो जाएगा। मैं सोचता हूँ हम सब गांव लौट चलते हैं। कम से कम वहाँ रिश्तेदार हैं, अपने जानने वाले लोग हैं, वो कुछ ना कुछ मदद तो करेंगे ही। और वैसे भी यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि अपने गांव में अपनों के बीच जाकर रहे। और अगर किस्मत में मौत ही लिखी होगी तो अपनों के बीच अपनी मिट्टी में जाकर मरेंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? अपना गांव तो यहाँ है नहीं, पूरे 1500 किलोमीटर दूर है। टिकट के पैसे भी तो नहीं है अपने पास। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। दीपलाल अगले दिन ठेकेदार के पास गया। उसका पानी का ठेला उसे वापस किया और 15 दिन जो उसने काम किया था उसके पैसे मांगे। उसके 900 रुपए बनते थे, लेकिन ठेकेदार ने उसे 300 रुपए ही दिए। जब दीपलाल ने उसका कारण पूछा तो उसने बोला, अभी बहुत मंदी है। दीपलाल को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई मांगने गया था। कोई भीख तो नहीं मांग रहा था ठेकेदार से। वो चुपचाप अपने घर लौटने लगा। ये बड़े लोग बहुत बेईमान होते हैं, हमारी मेहनत का पैसा रख लेते हैं। लेकिन अफसोस, भगवान इन्हें ही अमीर बनाता है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान सिर्फ अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं। दीपलाल अपने में ही खोया चला जा रहा था। उसके घर के रास्ते में ही रेलवे स्टेशन आता था। अचानक रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी नजर गई। वहाँ हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। किसी ने हाथों में बक्सा तो किसी ने सिर पर पोटली रख रखी थी। उनमें से कई लोगों को वो जानता था। वो उसकी तरह ही प्रवासी मजदूर थे जो अपने अपने गांव से इस शहर में कमाने के लिए आए थे, लेकिन अब लॉकडाउन के डर से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी उस भीड़ में उसे जगन अपनी बीवी के साथ दिखाई दिया। दीपलाल भाई,
बहुत भीड़ है यहाँ। पिछले 7 घंटे से टिकट के लिए खड़ा हूँ, लेकिन ना तो लाइन बढ़ती है और ना ही ये भीड़ कम होती है। लेकिन घर तो जाना ही है भैया, यहाँ रहकर क्या करेंगे भाई बताओ। हजारों की भीड़ और जगन की बात सुनकर दीपलाल ने मन ही मन एक फैसला लिया। सबसे पहले तो उसने बिस्किट के 15 पैकेट खरीदे, थोड़ा चूरा खरीदा और घर पहुंचा। वो जैसे ही घर में उसने प्रवेश किया, उसकी बेटी मीना उसके गले से लिपट गई। पापा आ गए, पापा आ गए। फिर उसकी नजर बहुत सारे बिस्किट के पैकेट पर पड़ी। वो और भी खुश हो गई। बाबा, इतने सारे बिस्किट, सारे मेरे लिए हैं क्या? हाँ, लेकिन इसे अभी नहीं खाना है, इसे रास्ते में खाना है। हम लोग गांव जा रहे हैं। गांव? हाँ बाबा चलिए ना, गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये कह ही रहा था कि उसकी पत्नी कमला आ गई। पैसों का इंतजाम हो गया जी, टिकट मिल जाएगा क्या? कमला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ तक कि सड़कों पर हजारों की भीड़ खड़ी है, जो हर पल बढ़ती ही जा रही है। सभी अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में हम भी वहाँ गए तो न जाने कितने घंटे हमें वहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर कैसे जाएंगे? तब दीपलाल ने अपने घर में लगी साइकिल की ओर इशारा किया। मीना साइकिल के आगे वाली सीट पर बैठी और कमला पीछे। जो भी थोड़ा मोड़ा सामान था, कमला ने उसे पोटली में बांध कर रख लिया। दीपलाल साइकिल से ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। कड़ी धूप में दीपलाल साइकिल चलाए जा रहा था। पसीने से उसका शरीर तरबतर हो गया था, पाँव दुख रहे थे, लेकिन उसे तो अपने गांव जाना था। रास्ते में मीना और कमला दोनों को जोरों की भूख लगी, तो दीपलाल ने साइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया। सबसे पहले तो सबने साथ लाए बोतल से पानी पिया, फिर थोड़ा चूड़ा खाया। मीना बिस्किट खाते खाते पूछ रही थी, बाबा हम कितनी देर में अपने गांव पहुंच जाएंगे? मुझे ना बहुत धूप लग रही है। उसकी बात सुनकर कमला ने पोटली से एक साड़ी निकाली और उसे 3 टुकड़ों में फाड़ा। एक मीना के सिर पर, एक दीपलाल के सिर पर और एक से खुद का सिर ढक लिया। दीपलाल एक बार फिर से अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा। रात को सड़क किनारे ही वे सो जाते। सुबह दीपलाल फिर से निकल पड़ता। रास्ते में कहीं नल दिखता तो पानी की बोतल भर लेता, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और तीनों को प्यास भी खूब लग रही थी। 3 दिन बीत गए। दीपलाल लगातार साइकिल चला रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, ईश्वर, कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम धूप तो कम कर दे। देख नहीं रहा कितनी गर्मी है, हमें गांव पहुंचना है ईश्वर, थोड़ी तो दया दिखा। गर्मी के कारण उसका सिर भी चकरा रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था। इस बीच साथ लाए सारे खाने पीने की चीजें खत्म हो गई। मीना बार बार भूख भूख कह रही थी, लेकिन रास्ते में ना तो कहीं कोई दुकान खुली थी और ना ही जेब में पैसे थे जिससे वो कुछ खरीद पाता। रास्ते में पानी की बोतल भरता और वही खुद भी पीता और मीना को पिलाता। काश पानी से लोगों की भूख मिट जाती तो लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती। इस बीच चौथे दिन रास्ते में उसे पुलिस वालों की गाड़ी लगी दिखी। एक पुलिस वाले ने उसे रोका और डांटते हुए कहा, अरे अरे, कहाँ चल दिया इस तरह? तुझे पता नहीं लॉकडाउन लगा है? अपने गांव जा रहा हूँ साहब। गांव? कहाँ है तेरा गांव? अभयपुर है साहब। मजाक करता है तू हमसे? अभयपुर यहाँ है? अरे यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है अभयपुर। साहब, बस ट्रेन सभी जगह बहुत भीड़ है, पैसे भी जेब में ना के बराबर है, तो क्या करता साहब, इसलिए साइकिल से ही अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। पुलिस वाले को उसकी बात पर अब भी विश्वास नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर उसे एक डंडा मार दिया। वो दूसरा डंडा मारने वाला था कि उसने देखा कि कोई उसके पैर पकड़कर बैठा है। वो मीना थी। साहब, मेरे पापा को मत मारिए ना, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने गांव ही जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से वो लगातार साइकिल चला रहे हैं, वो बहुत थक गए हैं, भगवान के लिए उन्हें मत मारिए ना। ये कहकर मीना बेहोश हो गई। लगातार भूखे रहने और गर्मी के कारण उसका ये हाल हुआ था। पुलिस वाले को मीना की यह हालत देखकर उस पर दया आ गई। पहले तो पानी के छींटे से उसे जगाया, फिर पूरे परिवार को पुलिस वालों ने भरपेट खाना खिलाया। साहब, आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। भूखे को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है साहब। लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए, हमें अपने गांव पहुंचना है। जरूर इजाजत देंगे,
लेकिन अब तुम लोग साइकिल से अपने गांव नहीं जाओगे। हमारे साहब ने तुम लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, तुम लोग उसी से जाओगे, ठीक है? ये सुनकर दीपलाल और कमला फूट फूट कर रोने लगे। मीना की भी आंखों में आंसू थे। अगले दिन वे अपने गांव पहुंच गए। गांव के पेड़, वहां की मिट्टी, वहां की हवा, सबने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई बिछड़ा हुआ फिर से वापस लौट आया हो।